Hi guys, welcome to another podcast session. So today we have Mayank Jain from Easy Schooling. Very interesting tagline, schooling made easy. For me schooling made easy का मतलब तो ये हो गया कि वो मेरा होमवर्क करके देगा स्कूल का, या फिर वो मेरे एग्जाम्स में पेपर में मेरी हेल्प करेगा. क्या ये एक्चुअल में है? आइए लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम Mayank what exactly he is doing with Easy Schooling. Apart from this, you may know that he have already raised funds for 2 times now. So थोड़ा सा इंसाइट हमें उससे मयंक से इसमें भी मिलेगा कि उसने कैसे फंड रेज किया. लोगों के लिए एक टाइम फंड रेज करना मुश्किल हो जाता है, एंड ही हैव रेज्ड फंड्स फॉर द 2 times. लेट्स हियर फ्रॉम मयंक हिज जर्नी विद इजी स्कूलिंग. हाउ इज ही ऑपरेटिंग इजी स्कूलिंग और फंड रेज जर्नी उसकी कैसी रही. मेरे सिनेरियो में क्या हुआ कि कोविड आ गया. जैसे ही मैंने फंड रेज करा उसका सेकेंड वेव आ गई. बहुत लीथल थी वो. जो एडमिशंस इंडस्ट्री होती है, स्कूल एडमिशन इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, वहां पे बहुत बड़ा स्लम्प आया एडमिशंस के अंदर. लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, तो मेरा बिजनेस हैम्पर होना शुरू हुआ. तो उस समय मेरी ग्रोथ नहीं थी. मेरे को लगता था पहले, जब ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-2.5-3 साल पहले व्हेन आई रेज्ड माय फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, कि फंड रेज के बाद तो लाइफ इजी होती होगी, बट इट्स एक्चुअली completely opposite. Hi Mayank, how are you doing? Good. How are you doing, Simran? I'm doing great. Pleasure connecting with you again, once again, Mayank. Same here, Simran. Great, Mayank. So what's going on in the life? So since you are a 2-time fundraiser now, what's happening? So I think with each fundraise वो pressure बढ़ रहा है, expectations बढ़ रही हैं, and roles and responsibilities भी increase हो रही है time के साथ. मेरे को लगता था पहले, जब honestly speaking 2-2.5-3 साल पहले when I raised my first round of funding, कि fundraise के बाद तो life easy होती होगी, but it's actually completely opposite. Fundraise के बाद your life becomes more tough and more responsibilities keep on coming in. बेसिकली दिस इज अ मिथ ब्रेकर. मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं जो फंड्रेज देख रहे हैं, या जो फिर ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो स्टार्टअप फाउंडर बनना चाह रहे हैं, बेसिकली उनको इस टाइम पे ही रियलाइज हो रहा है, जिन्होंने अभी तक फंड्रेज नहीं किया, कि फंडिंग ले ली सब हो गया. लेकिन एज पर यू आर स्टेटिंग एन अपोजिट थिंग कि once you raise the funds it is totally different, and the life become much more difficult then. Can you elaborate on that? 100%. Because when you raise funds now, like it's obviously equity investment that I have raised, so it's not a debt I have raised, but still there are shareholders, there are people who are trusting you कि यार if I am investing in him, वो 5x 10x मुझे रिटर्न देगा अपनी मेरी कैपिटल के ऊपर. That's the first thing. Second thing, more than that, अगर आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होते हैं, आप जो फंड करते हो, फंड यूज करके, तो उससे जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इंक्रीज होती हैं. सो यू हैव टू लाइक be with your customer and make them happy all the time. So those kind of things, and then building out those processes, and then making sure जो भी हमने fund raise करा है उसका जो money utilization है, that should be really important, and that is like should be to the point. If you are wasting your investors money, I think that's the biggest mistake that a founder can do. So raise only when you feel कि यार बहुत ज्यादा important है, and I have cracked the MVP. बिजनेस मॉडल क्रैक हो गया है. अब मुझे पता है कि आगे कंपनी को कैसे ग्रो करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो उसके लिए भी आप रेज कर सकते हो. बट खुद का स्टार्टअप ट्राई आउट करने के लिए रेज मत करो फंड. वो सबसे बड़ी मिस्टेक है आजकल के सिनेरियो में. ठीक है. एज पर यू की इक्विटी फंडिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. मतलब अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, 2 टाइप की फंडिंग हो गई. एक डेट हो गया, एक इक्विटी फंडिंग हो गया. मैंने इफ आई हैव रेज डेट फंडिंग, मेरे पास एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि मेरे को एक इन्वेस्टर को इतना इंटरेस्ट हर क्वार्टर, हर एनुअली मेरे को उनको पे करना होगा. इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ये नहीं होता. और मेरे ख्याल से ज्यादातर जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, इवन इफ दे आर नॉट सीरियस, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी का शेयर चला गया, कोई बात नहीं, हमारे पास एटलीस्ट इतने पैसे आ गए और हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी. सो क्या ये सच है या फिर नहीं? नहीं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम फंड रेज करा, उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम फंड रेज करने गया, सो जो मैंने सेकंड टाइम फंड रेज करा उसके अंदर लाइक टू गो, यू हैव टू रीच आउट टू योर प्रीवियस इन्वेस्टर्स आस्किंग फॉर दोज compliances to be done. You have to build good relationships with them. You have to show them growth. You promised a certain growth कि यार मैं इतनी ग्रो करूंगा तभी मेरे को फंड रेज कर दो, तो वो ग्रोथ दिखानी पड़ेगी. आप सेकंड फंड रेज जो करने जा रहे हो उसमें वो उतनी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है. Yes, so you are always answerable to the investors from whom you have raised your money.
सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट प्लेन सिंपल कि इक्विटी मनी हमने रेज कर लिया सो चीजें बड़ी सिंपल हो गई, हमें उसका पैसा नहीं देना, या तो वो वाला माइंडसेट बहुत खराब है, आपकी कंपनी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू बी ऑनेस्ट आई वुड से इज मोर ड्रिवन बाय ऑब्लिगेशन रैदर देन डेट। तो डेट तो है कि आप दे दोगे यार उसका, बट इक्विटी में तो आपको कैपिटल रिटर्न करनी है विद अ मल्टीपल। सो दैट्स अनदर लाइक आई वुड से कि मतलब जैसे आपसे कन्वर्सेशन हो रहा है कि इक्विटी तो डेट से भी ज्यादा बड़ा डेट है। ठीक है, तो लेकिन जैसे अगर हम पकड़ लेते हैं कि वी आर रेजिंग फंड्स वाया इक्विटी, इफ अ कंपनी इज ऑलरेडी एट 1 CR ऑफ रेवेन्यू, हमने इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट किया कि यार आने वाले 1 साल या 2 साल में मैं 10 करोड़ और फिर 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा, मैं नहीं कर पाया, उसके बाद? ये उसमें ना क्या होता है, मैं बोलूंगा सिर्फ फाउंडर की गलती नहीं होती, मतलब हो सकता है कि वो प्रिडिक्शन उनने बेस्ट इंटरेस्ट में रखते हुए अपना सही सोचते हुए करी हो, मतलब उसमें ये नहीं है कि फाउंडर ने जानबूझ के वो कमिटमेंट कर दी कि मैं 1 करोड़ का 10 करोड़ कर दूंगा। तो वो बहुत सारी मार्केट, जैसे मेरे सिनेरियो में क्या हुआ कि कोविड आ गया, जैसे ही मैंने फंड रेज करा उसका सेकेंड वेव आ गई, बहुत मतलब बहुत लीथल थी वो। तो उसके अंदर क्या हुआ कि उससे जो एडमिशंस इंडस्ट्री होती है, स्कूल एडमिशन इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, वहां पे बहुत बड़ा स्लम्प आया एडमिशंस के अंदर, लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, तो मेरा बिजनेस हैम्पर होना शुरू हुआ। तो उस समय मेरी ग्रोथ नहीं थी, तो उसमें कुछ इन्वेस्टर्स की कमिटमेंट थी कि हम और पैसा डालेंगे इफ यू गेट टू दिस ग्रोथ, बट उन्होंने फिर नहीं डाला बिकॉज कोविड की वजह से वो नहीं है। बट यू शुड लुक एट चूजिंग द राइट इन्वेस्टर्स हु एक्चुअली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, हु एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यार जो आप ग्रोथ प्रिडिक्ट कर रहे हो किस assumptions के बेसिस पे कर रहे हो, so you both should be on the same page when you are raising the capital from him or her, so that's really important if you are not on, so मतलब ट्रांसपेरेंसी आई वुड बिलीव की सबसे बड़ी चीज है। अगर आप इन्वेस्टर के साथ ट्रांसपेरेंट हो ना यार कि मतलब मैं इतनी ग्रोथ करूंगा प्रोवाइडेड मेरा 1 2 3 पॉइंट सही रहे, या मैं इतनी ग्रोथ करूंगा प्रोवाइडेड 1 2 पॉइंट सही रहे। जैसे मैं आपसे शायद एक फाइनेंशियल मॉडल हमने बनाया था आपके थ्रू, आपकी मदद से बनाया था, तो उसके अंदर हमने 3 केस सिनेरियोज रखे थे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और वो। तो वो जो 3 केस सिनेरियोज होते हैं उसमें जो अजम्पशंस होती हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हमारे इन्वेस्टर्स को क्लियरली ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, सो दैट दे आर रेडी फॉर 1 2 3 केसेस विद द फाउंडर। ठीक है, जैसे as you stated कि if the things go south, the investors can also back out to invest. So is the fundraise every time happen in the tranches? For example, if you're raising 1 CR, I am the only investor who want to invest in your company. I am committing to invest 1 CR in your company. So am I obliged to give you 1 CR at this particular time, or I can give you funds in tranches? For example, 50 lakhs मैंने अभी दे दिए, 20 lakhs एक अचीवमेंट पूरी होने पे दे दिए, एंड रिमेनिंग 30 lakhs सेकंड अचीवमेंट पूरी होने पे दे दिए। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं। उसके अंदर मेरा फाउंडर्स को ये एडवाइस रहता है कि यार मतलब ना बड़ा पर्टिकुलर हो जाओ, वो जो ट्रांचेस में आपको लेना है, मतलब जो कंडीशंस होनी चाहिए बिल्कुल क्लियरली ट्रांसलेटेड होनी चाहिए। मतलब मैंने खुद एक छोटी सी मिस्टेक करी है पहले कि मैंने वेग कर दी थी वो ट्रांच, मतलब ना कि मैं जो सेकंड ट्रांच लूंगा उसका थोड़ा वेग टर्म्स थी, तो उस चक्कर में क्या हुआ कि लाइक आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट सेकंड ट्रांच इवन आई हैव अचीव्ड द टारगेट्स, बट वो वेग था, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था, तो देयर वाज we both were not on the same page. But now since things are better, things are going in the right direction, so everything is good. But once things go south ना, तो 110% वो ट्रांचेस वाला इन्वेस्टर जो होगा ना वो बैकआउट करेगा ही करेगा। तो वो जो ट्रांचेस है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड आई वुड एडवाइस कि ट्रांचेस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट्स फाइन, यू कैन टेक दोस ट्रांचेस, इट्स मोटिवेट द फाउंडर एज वेल कि यार मेरे को ये अचीव करना है तो मेरे को इतना पैसा और मिल जाएगा कंपनी चलाने के लिए। सो दैट्स कंप्लीटली फाइन एंड दैट डिपेंड्स केस टू केस, तो केस टू केस इट वेरीज। सो आई वुड से इन्वेस्टर एंड फाउंडर टू फाउंडर, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे हाउ इट विल पैन आउट। And you are comfortable taking funds via tranches as well. That's perfectly fine. हाँ डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर। मतलब मेरे लिए ना आप कैटेगरी 1 का इन्वेस्टर ले आओ या कैटेगरी 2 का ले आओ, वो मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है जो टेबल पे सामने बैठा है ना पर्सन, ही शुड रिस्पेक्ट द फाउंडर, फाउंडर शुड रिस्पेक्ट द इन्वेस्टर, एंड फाउंडर शुड बी ऑलवेज ट्रांसपेरेंट टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर शुड ऑलवेज बैक द फाउंडर। सो आई थिंक इफ वो रिलेशनशिप हमारा इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच में है ना, आई डोंट माइंड टेकिंग मनी इवन फ्रॉम अ फैमिली ऑफिस, नॉट इवन अ वीसी, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं लाला से भी पैसा ले लूंगा इफ ही अंडरस्टैंड्स माय बिजनेस करेक्टली। सो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट रादर देन
लाइक rather than ट्रांचेस में है, SHA में क्या कंडीशंस हैं, या इसमें क्या करना है, कितनी वैल्यूएशन होगी। और मेरा तो काफी अर्ली स्टेज बिजनेस है, तो मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट वैल्यूएशन मैटर नहीं करता इस समय, वैल्यू क्या क्रिएट कर रहा हूं मैं कस्टमर्स के लिए, वो ज्यादा मैटर करता है। सो आई थिंक फाउंडर्स शुड नॉट चेज वैल्यूएशन, दे शुड चेज वैल्यू दैट दे आर क्रिएटिंग फॉर द कस्टमर्स। Okay, why easy schooling? So what is easy schooling particularly? So I can see your tagline, schooling made easy. There have been couple of individuals जिनके लिए schooling made easy का मतलब है कि कोई पेपर उनके लिए लिख दे, कोई उनका होमवर्क कर दे, कोई कुछ उनके लिए schools में हेल्प कर दे। Why easy schooling? What is easy schooling and how you are making schooling easy? तो आजकल क्या हुआ है ना, इंडिया के अंदर 15 लाख के आसपास प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं। तो जो 15 लाख प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं, तो सारे स्कूल्स में से मतलब कितने ही लैक्स ऑफ स्कूल्स हैं जो अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, कैसे लेना है। अब उसमें क्या होता है, जो पेरेंट थोड़ा सा कम नॉलेज वाला होगा या नैब होगा, मतलब जिसने अभी तक किसी एडमिशन के लिए कोई नॉलेज नहीं इकट्ठी करी, तो उसको दिक्कत क्या होती है कि वो सोचता है यार मैं इसमें करा देता हूँ जो स्कूल ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है। अब स्कूलिंग मेड इजी का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा है उसका जिस स्कूल में एडमिशन हो वो राइट स्कूल हो उसके लिए। हम आजकल हर पेरेंट, शर्मा जी के लड़के ने स्कूल में एडमिशन कराया तो हम भी स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उस साइकोलॉजी पे भाग रहा है। बट हमें वो साइकोलॉजी ब्रेक करके राइट बजट विद राइट लोकेशन विद राइट बैलेंस ऑफ को करिकुलर एंड एकेडमिक्स का मिक्सचर एक पेरेंट को देना है। अब पेरेंट चाहता है मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको वैसा ही स्कूल बताना है जिसमें को करिकुलर ज्यादा एक्टिवली होता है। कोई पेरेंट चाहता है नहीं मेरे को बच्चे को एकेडमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको उसी तरह का हमें स्कूल रिकमेंड करना है। सो दैट इज हाउ पर्सनलाइज्ड our platform is. So we have already also built an AI algorithm through which a parent can also get the recommendation कि मुझे कौन कौन से schools मेरे बच्चे के लिए suitable रहेंगे। So we are making the schooling life easy by helping them make the right decision of choosing the right school for their kid for next 12 to 15 years of their education journey. So for how many students, or basically for how many parents you have made schooling easy as of now? So currently around 36,000 parents have used our platform till now. 3.5 lakh parents are visiting us on a monthly basis. They're exploring, they're comparing, they're using our platform to shortlist their schools. 36,000 parents have transacted through our platform, and around 12,000 parents, 13,000 parents have taken admission through our platform into the schools that are collaborated with Easy Schooling. ठीक है, सो लेट्स सपोज यार मैं कोई पेरेंट है, उसने वाया इजी स्कूलिंग स्कूल एडमिशन अपने चिल्ड्रन के लिए करवा दी है, उसके बाद कुछ हम उनको और प्रोवाइड कर सकते हैं, कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनी कोर्सेस या फिर कोई भी चीज, क्या ये इन सब में कोई हमारे प्लान है करेंटली हम प्रोवाइड कर रहे हैं? तो सिमरन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मेरे से सारे इन्वेस्टर पूछते हैं, तो मुझे आप काफी, मेरे को लग रहा है काफी स्टार्टअप्स को एक इन्वेस्टर लेंस से अच्छा जज करते हो। तो एक्चुअली में काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, बट इसमें ना मेरा ये आंसर रहता है कि आई एम वेरी मच फोकस्ड। मतलब मेरे को ना अभी सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि मैं कितने ज्यादा पेरेंट्स को कितनी राइट चॉइसेस लेने में हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर मैं अभी पेरेंट्स के साथ आगे कोर्सेज में या उसमें गया ना, so to be honest as a founder my focus will not be there in the actual core problem that I want to solve. So for next 1 or 2 or 3 years I only want to solve this admissions problem. Once I ace that, अभी मैं like 1-2% भी नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को जाना है एडमिशन के अंदर भी अगर मैं बात करूँ, तो once I am getting to 2% 5% of what I want to do, then I can explore कि यार चलो पेरेंट्स की और दूसरी चीजों में हेल्प करते हैं। But right now I am very much focused on school admissions. Okay, so currently you are based in Delhi and you are operating in for the schools which are based in Delhi only, or have you reached to other geographies as well? So Delhi NCR, Pune and boarding schools pan India. So we have boarding schools in Dehradun, Darjeeling, नीचे महाराष्ट्र साइड पे, बैंगलोर साइड पे boarding schools pan India है हमारे, और Delhi NCR पुणे में. Now we have started to expand in Bangalore, Kolkata, Pune, these places. Bangalore, Kolkata, Hyderabad. These places we are planning to expand. So we have already hired few people over there, and now we are expanding in that for our admission season 24-25. So we are doing that. So I am based in Delhi NCR itself. I believe you are also in Delhi NCR.
So is Right. there any difference in the form of admissions which are happening in Delhi NCR or outside Delhi NCR? For example, in Bangalore, Pune. So you stated you are also listed over there. कोई डिफरेंस एडमिशंस के पर्सपेक्टिव में इधर या उधर है या एग्जैक्टली सब सेम है? जैसे यहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं आई बिलीव अप्रैल में, लेकिन मैंने पढ़ा था कि काफी सिटीज इंडिया में ऐसी भी है जहाँ पे अप्रैल में स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होती है. इसके अलावा कोई और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं ऑब्जर्व किया आपने? तो इंडिया के अंदर ना हर एक किलोमीटर पे लोगों की भाषाएं, लोगों का नेचर, लोगों का कल्चर चेंज होता है. तो मतलब जो दिल्ली एनसीआर में, क्या बोलूं मैं, दिल्ली और नोएडा में इतना डिफरेंस है, अच्छा. बैंगलोर में इतना डिफरेंस है, पुणे में इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे जो लोगों का एडमिशन लेने का तरीका है, चूज करने का स्टाइल है, स्कूलों का एडमिशन प्रोसेस है, जो चीजें हैं सारी डिफरेंट है. तो इस वजह से जो पेरेंट ट्रांसफर लेता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अ वर्किंग पेरेंट इज टेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम बैंगलोर टू गुड़गांव. So it's a huge shift in terms of choosing the school, in terms of budget, in terms of how to apply and everything. So I would say each area has their own parameters, has their own set of things. So गाजियाबाद में जो एवरेज फीस होगी स्कूल्स की वो बहुत डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू व्हाट इट वुड बी इन गुड़गांव, और आई वुड से गाजियाबाद इज वेरी नियर टू नोएडा और ईस्ट दिल्ली. सो यहाँ पे तीनों रीजन्स की जो फीस है वो डिफरेंट है. So everything is different, and a parent has to do a lot of research when they are going in for an admission. जो हमारा idea है, I think 15 days एक parent को लगते हैं to get their child at least apply to 10 or 15 schools. So I am trying to save that time of parents wherever they are in India. What about your competitors, man? So there would be other companies who would be in the same domain, who would be at a much higher position from where you are, who would be starting this particular thing. So who are those? What exactly they are doing? कैसे operate करे इतने competitive space में? तो मैंने ना डीसी से बीटेक करा था 2019 में. तो मैंने 2017 में थोड़ा सोचना शुरू कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाऊंगा एडमिशंस का. जेई मेंस मैंने पास कर रहा था. उसके बाद से मैं 2017-2023 की अपनी 6 साल की जर्नी को एक्सपीरियंस करूंगा. कितनी कंपनीज आई हैं स्कूल एडमिशंस में और कितनी कंपनीज बंद हो गई हैं. उसके अलावा भी मेरे को ऐसा लगता है एक या दो कंपनीज हैं इस समय जो एक्चुअली में सस्टेन कर रही हैं. बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल एडमिशंस के अंदर छोटी लेवल की कंपनीज, मतलब यू कैन से बिग कंपनीज लाइक देयर इज वन कंपनी नेम्ड एज एडमिशन ट्री व्हिच इज बैक्ड बाय एबीपी ग्रुप. तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है. तो ऐसे बहुत सारी बड़ी कंपनीज आई है, बट आई थिंक स्टिल दे आर नॉट एबल टू सर्व व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दिस मार्केट. सो मतलब आई रियली रिस्पेक्ट कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज आपको जितना आपका कॉम्पिटिटर सिखा सकता है ना कि बिजनेस में आप क्या गलतियां कर रहे हो, वो कोई और नहीं सिखा सकता. So इस वजह से you have to really respect those competitor, and this school admission space is a very like a personalized service business which you need to do very carefully to make sure each and every school is happy with you. Otherwise schools will leave you within a year. So abhi tak 99% schools are with us from past 3 years. Nobody has left us. The only reason is we are a ROI driven platform. We are helping them and we are solving their problems. Okay, ठीक है. I've learned about what easy schooling is doing, कैसे कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं. Funding, let's discuss about funding. Is equity funding really important for a startup to survive? क्या फंडिंग के बिना स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर सकते? है ना, अभी ना आजकल काफी पीआर, काफी पॉडकास्ट ये सब होने लगे हैं. तो मेरा ये मानना है कि ना अगर ये सब पीआर शायद लिंक्डइन नहीं होता, पीआर नहीं होता ना, तो जैसे मेरे फादर ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करा था 1994 में. तो उस समय ना उन्होंने अपना एक फैक्ट्री ली, मशीनें खरीदी, कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी खुद से, और पहले दूसरे दिन से वो प्रॉफिटेबल हो गए बिजनेस में. तो मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी बिजनेस. वो एक इंडस्ट्रियल एज थी, अब ये टेक्नोलॉजी की एज है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी का धंधा बनाना है. और वो जो धंधा बनाना है उसके लिए अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हो जो आपको चाहिए सेटअप करने के लिए चीजों को या स्केल करने के लिए चीजों को. बट आई स्ट्रांगली बिलीव इफ यू आर इनटू गेटिंग इनटू एनी टेक्नोलॉजी बिजनेस यू स्टिल गेट इट प्रॉफिटेबल बाय बूटस्ट्रैपिंग इट. तो अगर आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड पहले थोड़ा सा बूटस्ट्रैप करके उसको चला के देखो, रेवेन्यू ला के देखो, वो साइकिल 1 साल की देखो कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, and then only decide to go for funding. Don't go to investors without any strong customer validation, I would say. I have observed
लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे हम लास्ट ईयर फंडिंग विंटर थी, ऐसा एक मिथ था, लेकिन हाँ काफी कंपनीज की फंडिंग हमने देखी हुई थी। आजकल काफी कंपनीज ऐसी आ रही हैं जो कि 1-2 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंग कि इन्वेस्टर 20-30 करोड़ उनको दे देंगे, बस उनके आइडिया के बेसिस पे। ऐसी कंपनीज के लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि सिंस यू हैव ऑलरेडी रेज फंड्स 2 times, यू हैव बीन इन कनेक्ट विद एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, सो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि हमने लेट्स सपोज मैंने 5 या 10 लाख भी इन्वेस्ट कर दिया अपनी कंपनी में, ऑपरेशन नहीं है, एक आइडिया है, मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा तब जब मेरे को 10-20 करोड़ इन्वेस्टर दे देंगे। इन्वेस्टर 10-20 करोड़ ऐसे तो मेरे को नहीं लगता कि देंगे जब तक मैं कुछ उनके सामने प्रेजेंट नहीं करूंगा। ऐसी कंपनीज के लिए क्या एडवाइस? तो टू बी ऑनेस्ट ना, अभी शार्क टैंक आया, शार्क टैंक की वजह से क्या हुआ, एक ना फोमो क्रिएट हो गया कि यार हमें स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप करना है। व्हाट आई बिलीव ना, 9 to 5 की जो जॉब होती है ना, वो भी बेकार नहीं होती, मतलब दैट्स आल्सो गुड ऑप्शन। मतलब ऐसा नहीं होना कि यार हर जना स्टार्टअप कर रहा है या हर जना 9 to 5 जॉब कर रहा है। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या करना चाहिए। तो आई वुड बिलीव कि स्टार्टअप कभी भी ना फोमो में नहीं होना चाहिए कि यार वो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं या शार्क टैंक में टीवी में आके हम फेमस हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ना आजकल उस माइंडसेट में आ गए हैं कि स्टार्टअप करने से हम फेमस हो जाते हैं, स्टार्टअप करने से हम बिलियनियर बन जाते हैं। बट कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। मतलब आई वुड से स्टार्टअप तो सबसे बड़ा पाथ है, मतलब सबसे लंबा पाथ है बिलियनियर या कुछ पैसा कमाने का। मतलब इसमें जितनी स्ट्रगल है, इसमें जितनी स्लीपलेस नाइट्स है, इसमें जितना मतलब एक दिन के अंदर आप सुबह, अगर मैं खुश होता हूँ ना, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, सुबह अगर मैं खुश होता हूँ ना, शाम को मैं परेशान होता हूँ, शाम को अगर मैं खुश होता हूँ तो अगले दिन सुबह मैं परेशान होता हूँ। मतलब आप ये समझो कि अ स्टार्टअप एक्सपीरियंस द होल रोलर कोस्टर विद इन अ सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ। सो don't do startup just for the sake of doing startup. Do startup only if you have passion to solve that problem. Otherwise, I would say 110% you cannot succeed. And don't run for funding, run for value creation, as I already said. So पहले वैल्यू क्रिएट करो, कस्टमर्स लेके आओ, कुछ रेवेन्यू लेके आओ, उसके बाद सोचो यार फंडिंग वगैरह लेना है। फंडिंग लेके आपको लग रहा है वो 20 करोड़ रुपए आपकी पर्सनल जेब में आ जाएगा, तो पर्सनल में नहीं आता, वो कंपनी अकाउंट में आता है। भले छोटा सा एक, मैंने फंड रेस करा तो मैंने कुछ एक्स अमाउंट रेस करा, तो मुझे मेरा जानकार था, कहता है अरे मयंक तुम तो करोड़पति हो। मैंने कहा मैं करोड़पति नहीं हुआ भाई, मेरा जो कंपनी है उसके अंदर पैसा है, दैट इज टू सर्वाइव एंड रन माय कंपनी, दैट इज नॉट टू कि मैं पर्सनल जेब में खरीद के मैं अपनी गाड़ियां खरीदूंगा। तो दैट इज वेरी क्लियर दैट फाउंडर्स हैव टू थिंक थ्रू व्हाइल डूइंग दिस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मैंने आजकल बहुत देखे हैं स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेस की है, स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ फाउंडर मल्टीपल एक्स से ग्रो कर रहे हैं। जो बंदा स्विफ्ट से आ रहा है, पोर्शे से आने लग गया क्योंकि फंड रेस कर लिया है, नेक्स्ट फंड रेस में नया घर आ गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो ये भी एक मिथ है जो अपकमिंग फाउंडर्स हैं कि जैसे फंडिंग हमने ले ली तो स्टार्टअप ग्रो करे ना करे, हम तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। इसके लिए क्या है? यार वो ना फिर कभी भी लाइक लाइफ में ग्रो नहीं हो पाएंगे। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो उन्हें मिल रहे हैं। सो आई वुड कमेंट ऑन दैट। एंड मतलब मैंने तो जब इजी स्कूलिंग स्टार्ट करा, आई वुड बिलीव कि मैं सबसे पहले हमेशा कंपनी को ऊपर रखता हूँ। मतलब लास्ट 3 years में ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, मैंने आज तक सैलरी नहीं ली इजी स्कूलिंग के लिए कभी। तो मतलब मैं फंड रेज करने के बाद भी मैंने सैलरी नहीं ली, तो बिकॉज आई मेरे को लगा यार पहले कंपनी ब्रेक इवन प्रॉफिटेबल हो जाए, then I will go on and take my own salary. So that is very important कि फाउंडर को सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है कंपनी के लिए। चाहे आपके एम्प्लॉयज, मतलब आपका एम्प्लॉय गाड़ी में आ रहा होगा, बट आप खुद साइकिल पे, आप खुद स्कूटर पे जाओगे। सो दैट्स very very important for us to understand, and each and every founder should understand. And I think investor plays an equal role in that। founder की अकेले कोई गलती नहीं है। investor should be very very careful while giving money to any person। 100% he should be trustworthy। सिर्फ अगर वो फाउंडर पीआर कर रहा है या फाउंडर कह रहा है मैं बहुत बढ़िया फाउंडर हूँ, मैं बहुत बढ़िया कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, तो भाई उसकी पहले बैलेंस शीट चेक कर लो, उसके जो यूजर्स हैं वो फेक है नहीं है वो चेक कर लो, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस, डीप ड्यू डिलिजेंस कर लो, देन ही उसे पैसे दो। एंड वो जो पैसे दो, उसके बाद उसका जो यूटिलाइजेशन है वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करो कि वो यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको लगता है नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू टाइटन द स्क्रूज वेयर इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अदरवाइज दिस होल इकोसिस्टम, टू बी ऑनेस्ट, एंड will not grow
अगर हम ऐसे फाउंडर्स को सपोर्ट करते रहे। एंड जो फाउंडर्स एक्चुअली में जेन्युइनली बहुत मेहनत कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर से भी इन्वेस्टर्स विल लूज आउट द ट्रस्ट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कम्युनिटी टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद द इन्वेस्टर्स। Okay, this is for the investors, but how you are managing or balancing the employees part as well? Because to be honest, one of the biggest difference between a startup and MNCs की जो टीम होती है वो एक फैमिली की तरह रहती है। जैसे हमारी टीम भी है, हम भी एक फैमिली की तरह रहते हैं। किसी को अपार्ट फ्रॉम आवर कंपनी कोई भी कंसर्न होते हैं, कोई भी किसी को कभी भी रीच कर सकते हैं। आई होप ये सारे स्टार्टअप्स में होता होगा। ये एक कंसर्न एमएनसीज में है कि वहां पे एक हायरार्की होती है कि एक वे में बात करते हैं। क्रेडिट्स जो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है, क्रेडिट्स काम किसी और ने किया होता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये स्टार्टअप्स में कम ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे 2 टाइम फंड रेज किया, एम्प्लॉयज को भी पता है फंड रेज किया, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? क्योंकि प्रमोशंस लेने तो फटाफट आ जाएंगे अब। तो यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे फाउंडर्स ये फेस करते हैं। अगर आपने फैमिली बना लिया ना, तो अब क्या होता है, हायरार्की भी कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टअप के अंदर। मतलब मैं उसका बिलीवर नहीं हूँ कि भाई, मतलब ठीक है फ्लैट सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है, प्यार से बात कर सकते हो। तो हमारी कंपनी बहुत फैमिली वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। सब मतलब बहुत मिलजुल के रहते हैं, सब कुछ अपना। बट उसके अंदर क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉय है ना, वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ चाहता है। मतलब उसकी ग्रोथ वो चाहता है, यार मेरी इतनी से इतनी ग्रोथ हो जाए क्योंकि कंपनी का फंडिंग आ गया। बट एज अ फाउंडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रांसलेट दैट टू योर टीम एंड योर फैमिली कि यार ये जो पैसा है ना, दिस इज टू ग्रो द कंपनी, सो वी नीड टू हायर मोर पीपल एंड वी नीड टू, यस वी नीड टू गिव इंक्रीमेंट्स। मैं ये मना नहीं करता, दैट शुड बी गिवन इन अ पर्टिकुलर सेट फॉर्मेट। एंड मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, मतलब everything is ROI. So if anybody is working in your company, that person if is taking X money, then he or she should drive 3x for the company in terms of ROI. Be it in tech, be it in marketing, be it in anything. तो अगर आपको लग रहा है कि आप उसको इतना इंक्रीमेंट दोगे और वो आपको उतना ROI दे पाएगा, सो आप दो। नहीं तो अदरवाइज अगर आप एग्री नहीं कर रहे तो देयर इज नथिंग लेफ्ट। एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग डिसबिलीवर ऑफ हायर एंड फायर। I always believe in retaining. So I try my max and 100% best to retain people. But अगर फिर भी नहीं हो पा रहा, so you have to let go of people at some point of time. But I would advise founders कि यार जिन्होंने इनिशियली आपकी कंपनी में हेल्प करा है ना आपको ग्रो करने में, उनको अपने साथ रखो। एंड वो जो लोग हायर करो ना, वो राइट डीएनए होना चाहिए। मतलब वो जो डीएनए है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर हायरिंग समबडी। अदरवाइज द एंटरप्राइज ऑफ 1000 पीपल और 500 पीपल जो वो बिल्ड होगी, वो इशू कर जाएगी वहां पे। सो इनिशियल 10-20 हायर शुड बी वेरी वेरी केयरफुली हायर्ड। Okay. Apart from this, man, so edtech industries you are operating in, काफी मिथ है कि edtech में फंडिंग नहीं हो रही है, edtech का बूम जा चुका है, edtech का पीक जा चुका है, edtech सिर्फ डिक्लाइनिंग फेज पे है। योर आज सेकंड कंपनी edtech में जो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो फंड रेज क्लोज कर रहे हैं, और हमने शायद 3-4 कंपनी के साथ edtech में काम किया है, उसमें से 2 कंपनीज फंड रेज कर रही हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50% रेशियो। तो मेरे को नहीं लगता कि edtech का डाउनफॉल आ रहा है, पीक जा चुका। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि edtech खत्म हो गया है, edtech में कुछ नहीं बचा? जैसे काफी बिग प्लेयर्स है, बायजूस हो गए, उसका भी हमने काफी न्यूज देख रहे हैं, क्या न्यूज आ रही है। इससे भी लोगों को लगता है कि यार अब edtech में ना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना हम edtech स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहेंगे। सो एनी एडवाइस फॉर अपकमिंग स्टार्टअप फाउंडर्स जो edtech इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, या इन्वेस्टर्स को जो edtech में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि इस वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे? जो इन्वेस्टर थीसिस होता है ना, इन्वेस्टर जो होता है, मैं उसके थीसिस की बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, जो भी इन्वेस्टर होता है। बट इसके अंदर मैंने जो ट्रेंड देखा है लास्ट 3-4 साल की इंडस्ट्री में, कि कभी लोग एकदम से फिनटेक की तरफ भागने लगते हैं, कभी लोग एकदम से एडटेक की तरफ भागने लगते हैं, कभी सैस आ जाता है, फिर सैस के बाद एकदम से ईवी आ जाता है। तो सारे इन्वेस्टर्स ना एकदम से, जो बहुत छोटी कम्युनिटी है, वो एकदम से एक चीज को पकड़ के उसके पीछे इन्वेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, से अगर आपकी थीसिस में एडटेक है या फिनटेक है, जो भी है, उस स्टार्टअप को ना बहुत क्रिटिकली एनालाइज करो। डोंट लुक एट द ट्रेंड्स कि ये ऐसा हो रहा है, तो वो सेंटिमेंट्स है। आई वुड से सी द टीम, सी द फाउंडर्स, सी द वैल्यू दैट दे आर क्रिएटिंग फॉर द कस्टमर्स, सी देयर फाइनेंशियल्स। ये 3-4 चीजें आप ध्यान से देखो,
एंड उसके बाद डिसाइड करो, rather देन कि यार एडटेक है तो हम इन्वेस्ट, मतलब मैं ऑनेस्टली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। सिमरन, आपसे पिच डेक मैंने बनवाया था, पिच डेक बनवाने के बाद आपको पता ही कितने दिनों पहले बनवाया था, तो मेरे को 8 महीने के आसपास लगा अपना फंड रेस क्लोज करने में। सो मतलब वो जो रीच आउट था ना इन्वेस्टर को, मैं करता था इजी स्कूलिंग के नाम से, उन्हें लगता था यार एडटेक कंपनी है, मेरे को क्लियरली मेल आता था, नो वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एडटेक, मतलब वो पिच डेक कोई खोल के भी नहीं देखता था हमारा पहले तक। बट जब लोगों को मैंने वो टैग लाइन, सब्जेक्ट लाइन चेंज करी ना, तो वो पिच डेक इतना इम्पैक्ट करने लगा उन इन्वेस्टर्स के अंदर ही, एंड देन आई क्रिएटेड अ फनल ऑफ investor. So it's important for the founders now to position yourself with the value that you are creating for customers, rather than कि मैं edtech का हूं, मैं fintech का हूं, मैं EV का हूं, मैं इसका हूं। आप ये देखो कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये वैल्यू ला रहे हो, इतना कमा रहे हो, इतना धंधा बना रहे हो, ये 3 चीजें क्लियर करो मेल के ऊपर स्टार्टिंग में ही, एंड उसके बाद वो पिच डेक में क्लियरली ट्रांसलेट होना चाहिए, rather देन कि मैं एडटेक का हूं या फिनटेक का। तो उससे बहुत ज्यादा हटाना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज स्टिल आई कुड सी बहुत सारे स्टार्टअप्स एक ही तरह के सेगमेंट के एकदम से फंड हो जाते हैं, फिर एक तरह के सेगमेंट बिल्कुल फंड नहीं होते, जिसमें 100 कंपनीज हुई तो उसमें से 80 कंपनी बंद हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाट इज द ट्रेंड इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 4 years. Okay, one of the important point you picked up कि it took you 8 months to close the fundraise round. हमारे पास बहुत इंक्वायरीज ऐसी आती है आफ्टर शार्क टैंक कि हमें 1 हफ्ते में फंड रेज क्लोज करना है, हमें 10 दिन में फंड रेज क्लोज करना है। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रोसेसेस होते हैं। क्या प्रोसेस है मयंक, एक बार इफ यू वांट टू गाइड की, जैसे हमने इन्वेस्टर्स को कनेक्ट किया, हमने सबसे पहले तो पिच डेक शेयर की, फाइनेंशियल शेयर किए, क्या प्रोसेस है हमारा? तो जो प्रोसेस है ना वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो उसमें ना कभी भी नहीं सोचा चाहिए, शार्क टैंक में भी जो फंड होता है ना, वो हाथ में पैसा नहीं आ गया उनके अकाउंट में एपिसोड खत्म होने के बाद, तो वो जो उसमें पीछे ड्यू डिलिजेंस हो, सब कुछ होता है। तो जो स्टेप 1 स्टेप 2 बताऊंगा, स्टेप 1 इज नेटवर्किंग विद द इन्वेस्टर्स एंड मेकिंग देम कन्विंस ऑन योर टीम आइडिया। हो तो कहते हैं यार मेरे को आइडिया समझ आ गया, टीम समझ आ गई, फिर वो आपका फाइनेंशियल्स देखता है कि यार फाइनेंशियल्स एक्चुअली में सेंस बना रहा है नहीं बना रहा। अब उसको अगर फाइनेंशियल सेंस बनाता है तो वो एक सॉफ्ट कमिटमेंट देता है इन्वेस्टर की, आई ठीक है, आई वांट टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट दिस परसेंटेज ऑफ द कंपनी, जो भी वो स्ट्रक्चर रखना चाहता है। उसके बाद देयर इज अ टर्म शीट दैट हैपेंस, देन आफ्टर दैट टर्म शीट हमें ये श्योरिटी मिल गया कि यार ये टर्म शीट है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम फंड रेज करने हो तो आपको किसी से कोई रॉफर या जो दूसरे राइट्स होते हैं उनपे कुछ नहीं देना, बट अगर आप फर्स्ट टाइम फंड रेज नहीं कर रहे तो आपको सब लोगों से एनओसी लेना पड़ता है। कोई प्रीएम्प्टिव अपने एक्सरसाइज करना चाहता है नहीं चाहता है, कोई अपना कोई राइट एक्सरसाइज करना चाहता है नहीं चाहता, इफ एनीबडी एल्स wants to also participate in this round or not, so that's the right of the existing shareholders कि वो preemptives अपने exercise कर सकते हो। फिर टर्म शीट आने के बाद हो गया हमारा preemptives का क्लैरिटी मिल गया कि कौन इन्वेस्ट करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता। उसके बाद हमारा SHA होता है, जिसमें इन्वेस्टर कहता है टर्म शीट के बाद मैं ड्यू डिलिजेंस करूंगा, तो वो अपना कोई CS या CA फर्म लेते हैं एंड लीगल फर्म लेते हैं, तो लीगली एंड फाइनेंशियली दे चेक द हेल्थ ऑफ द कंपनी कि इन्होंने पुराने सारे कंप्लायंसेस पूरे करे हैं नहीं करे हैं, फाइनेंस सारे प्रॉपर TDS GST सब फिल करा है नहीं करा है, इन्होंने MGT फॉर्म्स ROC फॉर्म्स ये सारे फाइल करे हैं नहीं करे हैं टाइमली, EGM बोर्ड मीटिंग्स करी है नहीं करी, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। उसके बाद देन वी गेट इनटू SHA, एंड SHA अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड रेस कर रहे हो फर्स्ट के अलावा, तो SHA फाइनलाइज कराना एक अलग से चैलेंज है। क्यों चैलेंज है कि SHA आपको जो एग्जिस्टिंग वाला SHA जो आपको मॉडिफाई करना है फॉर दिस राउंड, उसमें आपको पुराने इन्वेस्टर्स को भी राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, नए वाले इन्वेस्टर्स को भी नए राइट देने हैं। तो आपको जो SHA बनाना है और जो बैलेंस आउट करना है वो बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज कई बार एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आपका एग्री नहीं करेगा, कई बार आपका नया इन्वेस्टर एग्री नहीं करेगा। यू हैव टू फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन योर एग्जिस्टिंग एंड अ न्यू इन्वेस्टर एंड नेगोशिएट फॉर दैट SHA। तो आई स्ट्रांगली बिलीव ना, जो आपका लॉयर होगा तो आपका CA होगा, ये दोनों ना आपके बेस्ट मैन होते हैं फॉर दिस फंड रेस। तो इन पे थोड़ा सा ज्यादा भी स्पेंड कर दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे लोग लो, क्योंकि जब भी फंड रेस क्लोज हो पाएगा, नहीं तो आप ऐसी गलतियां कर दोगे एज अ फाउंडर अगर आप इस बैकग्राउंड के नहीं हो, जो आपको फ्यूचर में आके हॉन्ट करेंगे आफ्टर 2 or 3 years। सो उसका SHA साइन होने के बाद देयर इज अ कॉल फॉर मनी, MGT फाइलिंग, बोर्ड मीटिंग, EGM दैट हैपेंस, एंड देन आफ्टर द ROC फाइलिंग यू कैन यूज दैट मनी। सो दिस इज द होल प्रोसेस। मेरे को प्रोसेस समझाने में 3-4 मिनट लग गए हैं,
तो आप ये सोचो जब मैं इस प्रोसेस को करूंगा तो 2-3 महीने तो लगेंगे। हाँ ऑब्वियसली, और ये 2-3 महीने भी तब है जब हमें कमिटमेंट्स ऑन अ गो मिल जाती है। ऐसे नहीं है कि अगर हमने इन्वेस्टर्स को पिच डेक शेयर किया, वो पैसे लेके खड़े हैं कि हाँ जी आपने पिच डेक शेयर किया, ये लो पैसे। ऐसा कभी कभी भी नहीं होता। सारे प्रोसेस है, अगर हम भी इन्वेस्टर है, अगर हमें अपने 100 रुपए भी कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो पूरा अच्छे से देख भाल के कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें हम देखेंगे। और ये तो फिर नॉट इवन हंड्रेड्स, थाउजेंड से लाख करोड़ों की बात होती है। ग्रेट, great. Thanks, man, for your time. It was great having you over here. It's always lovely to have a conversation with you. So it would be very fruitful for the upcoming founders to hear your thoughts on how to raise funds, how they can raise funds, how to generally approach the investors, and more than that, how to run a successful startup. Thank you, Mayank, for your time. All the best to you and your team. Thank you, Mayank. Take care. That's it from our side, guys. If you learned something new, please make sure to hit the like button and feel free to share the video with someone who may require it.